मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के हिंदी के चैप्टर 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत एक कहानी है, ना कि निबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कहानी के कोई ना कोई लेखक और रचयिता जरूर होते हैं, उसी तरह विष के दांत कहानी के रचयिता यानी कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिसका चित्र आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लेखक के परिचय के संबंध में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो विष के दांत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 में बदरघाट पटना में हुआ था। और पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था और इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। इनके आसपास भोजपुरी भाषा बोली जाती थी। नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया था। लेखक के प्रसिद्ध रचना में से कुछ रचना यहाँ दिया गया है, जिनका नाम है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा एवं कहानी संग्रह आदि। मित्रों, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न आ जाता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के रचना इनमें से कौन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अब विष के दांत कहानी का सारांश देख लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में सारांश पूछा जाता है तो 5 नंबर का आता है, इसलिए यह हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विष के दांत कहानी का सारांश लिखे, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि विष के दांत कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति था, जो फैक्ट्री का मालिक है। इन्हें अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। इनकी एक नई कार काले रंग की है, जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था। मित्रों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि सेन साहब के कार का क्या नाम था। तो यहाँ सेन साहब के कार का नाम दिया गया है, जिनका नाम था स्ट्रीमल इंड था, जिसका दाम 7.5 हजार था। और कासू सेन साहब का पुत्र था, जिसे लोग प्यार से खोखा भी कहकर पुकारते थे। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपुआ था, यानी कि इनके घर में गार्जियन के द्वारा जो नियम बनाया गया था, वे नियम सिर्फ लड़कियों पर लागू होते थे, यानी कि इनके पुत्र पर लागू नहीं होते थे। इनकी 5 पुत्रियाँ थीं, जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया, पर खोखा को कोई तमीज़ नहीं सिखाई गई। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का है, जो उसके मन में आता है वही करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर शोफर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर से खून निकलने लगा। और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है, तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया, इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। तो कासू ने मदन को 2-4 गुस्सा जमा दिया, तब मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होता है, उस अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और वही गिरधर लाल जो रोज़ अपने बेटे की पिटाई करता था, उस दिन पिटाई ना करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। मित्रों, अब हम हिंदी के बुक से जो सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। यानी कि विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो इनका उत्तर होगा, विष के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया गया। इस तरह से कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें।
इनका उत्तर इस प्रकार लिखना है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है वो सचमुच ही अभिशप्त हैं। सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं है, और बेटा में नटखटापन के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि बेटा कोई गलती करता है तो गार्जियन को उनकी गलतियों में भी अच्छाई दिखने लगती है, और जब वही बेटी कोई गलती करती है तो उनकी छोटी सी गलती पहाड़ के समान लेकर उन्हें दंडित किया जाता है। यहाँ पे लेखक दर्शाना चाहते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव समाज में किस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने रोगों में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। यानी कि कहानीकार कहना चाहते हैं कि आज के शब्दों में कहा जाए तो खोखा के अंदर काफ़ी एटीट्यूड था जो कि समाज के लिए काफ़ी घातक होते हैं। वे सबको अपनी नज़र में नीचे रखते थे और अपने को सबसे ऊपर समझते थे। वे चाहते थे कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही सामने वाले करें। चौथा प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? उत्तर होगा, हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिनी विलोचन शर्मा ने सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़फोड़ कर उसे खोलकर सही करना ही उसके लिए शिक्षा था। यानी कि सेन साहब अपने पुत्र यानी कि खोखा को वह इंजीनियर की नौकरी दिलाना चाहता था। वह चाहता था कि खोखा अभी से ही इंजीनियरिंग की तैयारी करे। इसके लिए उन्होंने बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़फोड़ कर उसे खोलकर सही करना ही उसके लिए शिक्षा समझा था। वो खोखा को अभी से ही यानी कि बचपन से ही इंजीनियरिंग के लिए तैयार कर रहा था। पांचवा प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि लड़कियों क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत सार ग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। मित्रों, जब हम इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले एग्जामिनर यह देख कर कि इतने सुंदर शब्दों में प्रश्न का उत्तर देख के वे सबसे पहले हमें 2 मार्क्स यही दे देंगे। और आगे लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा का कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है। इन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी, ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता इनको संस्कार समझते थे, जबकि खोखा के लिए इन सभी नियमों का पालन कोई महत्व नहीं रखता था। खोखा इन नियमों के मामले में अपवाद था। दूसरा प्रश्न है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से अद्यत की गई है, जिसके कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। लेखक यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि सेन साहब के यहाँ जितनी भी नियम कानून बनाई गई थी, वे नियम कानून केवल और केवल लड़कियों के लिए ही लागू होती थी, उनके पुत्र के लिए लागू नहीं होती थी। उनका पुत्र नियमों में अपवाद था। उनका पुत्र यदि कुछ तोड़ फोड़ देता है तो उनके पिताजी उन्हें डांटते फटकारते नहीं थे, बल्कि वे कहते थे कि यह तो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, यह आगे चलकर इंजीनियरिंग की नौकरी लेगा। लेकिन वही उनकी बेटियां जब कुछ तोड़ फोड़ देती थीं तो उनकी छोटी सी गलती पहाड़ के समान लेकर उन्हें दंडित किया करते थे। इस प्रकार से लेखक यहाँ लिंग आधारित भेदभाव को भी दर्शाना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जिसे अधिक लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था, यानी खोखा को अधिक लाड प्यार ने उसे काफ़ी बिगाड़ दिया था।
फिर भी उनके माता पिता को उनकी गलतियां में अच्छाइयाँ दिखती थी। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता था, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी कि खोखा खोखा की संभावना से सेन साहब अपने नियमों को भी भूल गए थे। तीसरा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत सार गर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। मित्रों, यहाँ तक तो लाइन सब में एक तरह ही लिखना है और इसके आगे से हमको प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न से संबंधित प्रसंग को आगे हम दर्शा देंगे। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के लाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार्य को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे बच्चों को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे ही आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते हैं। लेखक यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि जब गरीब का बेटा कोई गलती करता है, गरीब के बेटे से यदि कोई भूल हो जाती है तो सामने वाले उनकी भूल को, उनके गलतियों को चोर और डाकू से तुलना करने लगते हैं, और जब वही गलतियां और वही भूल उनके बेटे करते हैं तो उनमें उन्हें अच्छाइयां दिखने लगती हैं। लेखक यहाँ समाज में किए गए अंतर को दर्शाना चाहते हैं कि हमारे समाज में आजकल कैसे लोग रहते हैं। जब अपने लोग गलतियां करते तो गलतियां में उनकी अच्छाइयां दिखने लगते हैं, और जब सामने वाले जो गरीब हैं, जो नीचे वर्ग के हैं, जब वो गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियां को चोर और डाकू से तुलना की जाती है। चौथा प्रश्न है कि कौवे की जमात में हंस आने के लिए ललक गया, सप्रसंग व्याख्या करें। तो फिर हम वही लाइन यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत हैं। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात से शामिल होने के लिए, यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जब मदन यानी कि गिरधर लाल का बेटा पास की गली में लट्टू नचा रहा था अपने मित्रों के साथ, तो उसी समय सेन साहब का पुत्र भी उस गली से जा रहा था। लट्टू को देखते ही उसका मन भी ललक गया कि हम भी इनके साथ लट्टू खेलें। लेकिन होता ये है कि मदन को जो उस समय कार छूने पर डांट मिली थी, फटकार मिली थी, पिटाई लगी थी, उसका बदला वह इसी समय ले लेता है। उनको कहता है कि जा, तेरे बाप का है लट्टू जो मैं तुम्हें खेलने दूंगा, जा अपने पापा की गाड़ी में बैठ, यहाँ कोई लट्टू खेलने नहीं देगा तुम्हें। इसी बात पे दो गुस्सा मदन लगा देता है कासू को, जिससे कासू भी गुस्से में आकर मदन को मारता है। लेकिन मदन इतना मारता है कि कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। फिर कहते हैं, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस कौवा के जमात में आने के लिए ललक गया और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना आरोप दिखाना चाह रहा था। यहाँ लेखक महोदय हंस से संबोधित करते हैं कि सेन साहब के पुत्र यानी कासू के लिए हंस से संबोधित करते हैं, और कौवा यानी कि गिरधारी लाल के बेटा मदन के लिए कौवा यहाँ संबोधित करते हैं कि कौवा की जमात में सेन साहब का पुत्र यानी कि अमीर घर का बेटा कौवा की जमात में खेलने के लिए ललक गया। आगे कहते हैं कि कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना आरोप दिखाना चाह रहा था, जिसके कारण मदन और कासू में झगड़े हो गए और मदन ने कासू के दांत तोड़ दिए। छठा प्रश्न है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मैं अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2 घंटे आकर ठोक पीट कर सिखाने के लिए कहा हूँ। इससे बच्चे की उंगलियाँ अभी से ही औजार से वाकिफ हो जाएंगे। सेन साहब का मानना है कि आजकल पढ़ाई वैसे ही होता है। जबकि सेन साहब पढ़ाने से अच्छा अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटा आकर ठोक पीट करना सिखाने के लिए कहा है।
फिर आगे कहते हैं कि इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। सेन साहब का मानना है कि यदि मेरा पुत्र अभी से ही ठोक पीट कर करेगा तो वह इंजीनियर के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर कहते हैं, तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। लेकिन पत्रकार महोदय कासू के व्यवहार को देखकर वह कहते हैं कि इंजीनियर बने ना बने लेकिन जेंटलमैन जरूर बनना चाहिए, और फिर कहते हैं कि जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी।